स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से जो लोग अपने कैमरास भी ऑन करना चाहते हैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, वो अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हैं ताकि हम इसको एक रियल क्लासरूम टाइप फील दे सकें। ठीक है जी, हम लोग अपनी अब क्लास जो है फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि इस टॉपिक हमारा है पाकिस्तान अफेयर्स का, ठीक हो गया, तो हम जो है इसको पहले, मुझे बस एक सेकंड दे, मैं स्लाइड शो को आप लोग के लिए ज्यादा व्यूएबल ताकि आसानी से हो, तो मैं आप लोगों के लिए वो कर दूं। अच्छा, पहले हम ब्रीफ ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा पाक अफेयर्स का है आज का, तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि हमारे टॉपिक्स कौन से कवर होंगे। ठीक है, बेसिकली एक तो हमारा सिलेबस है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक सिलेबस है जो कि डिजाइन हुआ गया है 2016 में। तो वो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो बेसिकली पाकिस्तान अफेयर जो करंट अफेयर्स का है, वो एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, नई अपडेट्स होती हैं, तो वो उसी के साथ फिर सवाल आते हैं। तो हम उसी के हिसाब से हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। हो सकता है कि इस कोर्स में भी अमेंडमेंट्स आए बीच में, अगर हमारी और अपडेट्स वगैरह होती हैं तो हम इसमें एडिशंस भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो जिन्होंने मेरा डेमो लेक्चर देखा हुआ है उनको तो मैंने दिखाए होंगे मेरे टॉपिक्स। जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनके लिए ये मौजूद है सामने स्क्रीन पे। वो देखना चाहते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर टॉपिक होगा। ठीक हो गया, इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम का। ठीक है। सेकेंडली हम जाएंगे मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स की तरफ और पाकिस्तान का क्या रोल है वीज अवी जो हमारी एक टसल, एक सऊदी ईरान की टसल है, उसमें हमारा क्या रोल है, मीडिएशन का रोल है या बायस्ड रोल है। उसके अलावा हमारा जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहेंगे, ऑपरेशन है बेसिकली, वो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या स्टांस है। ठीक है, उसके पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या, अफगान जो हमारे वॉर है और अफगान कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें पाकिस्तान का हिस्टोरिक रोल क्या रहा है और किस तरह पाकिस्तान ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और फ्यूचर में और विड्रॉल में पाकिस्तान का क्या रोल है। अभी यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉल है, हो रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज में सुना होगा आपने, तो उसमें हम बात करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस किस तरह से रहे ओवर द इयर्स। पहले किस तरह रहे हैं जब पाकिस्तान का इंसेप्शन हुआ है, उसके बाद फिर कैसे रहे हैं ओवर द इयर्स, किस तरह अप्स एंड डाउन्स आए हैं। उसके बाद पोस्ट 9/11 जो हमारा मेनली हम फोकस होगा, पोस्ट 9/11 किस तरह से रिलेशंस इवॉल्व हुई हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम अच्छा, हम ये भी पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या फ्यूचर चलता है, किस तरह चीजें जाती हैं, क्या पाकिस्तान एज अ प्रॉपर एलाई इंडक्ट करेगा बाइडेन अपनी पूरे एलाइज के उसमें सर्कल में पाकिस्तान को, कि या नहीं। ये हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे इसको, इसके व्यू पॉइंट देखेंगे सारे। उसके बाद हम पढ़ेंगे FATF एंड पाकिस्तान इनहेरेंट क्वागमायर, कि FATF का जो एक आप कह लें दलदल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है एक तरह से। और काफी टाइम्स हम न्यूज में सुन रहे हैं कि ये एक्सटेंशन मिल गई, इतने पॉइंट्स कवर हो गए हैं, इतने नहीं हो गए। तो हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरह से वो स्टार्ट हुई ये चीज और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आगे क्या फ्यूचर नजर आता है। ठीक है। फिर ये काफी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडो पाक एंड द इंसेसेंट कश्मीर प्रेडिकमेंट थ्रू द लेंस ऑफ हिस्ट्री। इंडो पाक रिलेशंस सिंस बोथ ऑफ देयर इंसेप्शंस 1947 के बाद किस तरह से रिलेशंस गए हैं, इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद किस तरह से एक वॉर हमने जितनी वॉर्स लड़ी हैं, उसके बाद करंट सिचुएशन क्या है, और उसके बाद हमें फ्यूचर क्या नजर आता है इन रिलेशंस का, उस पर हम बात करेंगे। और स्पेशली इसमें हम देखेंगे कश्मीर का एलिमेंट जो है वो मिल नहीं रहा है इन दोनों मुल्कों के बीच में। तो कश्मीर का क्या एलिमेंट है और क्या रोल कश्मीर प्ले करता है, और फ्यूचर ऑफ कश्मीर भी हमें कैसा नजर आता है। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे इंडिया की हाइब्रिड वॉर प्रोपेगेंडा या स्ट्रेटेजी। हम सुनते हैं, हर चीज में ही होता है, उनकी मीडिया में उनके हमारे उनकी जो अभी आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स लीक हुई, उसके बाद उनका डेटा अक्सर लीक हुआ होता है इस चीज पे, वो किस तरह चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने फेक थिंक टैंक्स बनाए हुए हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हम उसमें बात करेंगे कि ये चीजें किस तरह से चल रही हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करेंगे कोविड-19 की, पाकिस्तान के अंदर किस तरह फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, उसकी क्या इम्पैक्ट्स थे। ठीक है, और पाकिस्तान ने किस तरह हर वेव को रिस्पॉन्ड किया और किस तरह टैकल किया है। अभी ऑन गोइंग वेव भी जो है वो किस तरह से चल रही है। और इसमें वैक्सीन की भी बात करेंगे कि वैक्सीनेशन किस हिसाब से हो रही है, क्या पाकिस्तान कर रहा है वैक्सीनेशन के लिए भी।
और बेसिकली क्या कोविड की स्ट्रेटेजी है vis a vis द इकोनॉमी में बात करेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लाइट ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तान की बात करेंगे। मेरा डेमो लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इसी टॉपिक के ऊपर था। तो क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस या क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस हम ऐसे में भी देखते हैं, इस टॉपिक को अक्सर आया हुआ होता है। तो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे ताकि आपके एसए के लिए भी बेनिफिशियल हो और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। एक पॉपुलेशन की एक बड़ी बातचीत हो रही है आजकल, ऐसे में भी ये टॉपिक आ जाता है, काफी पोटेंशियल टॉपिक है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में भी, कि किस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और किस हिसाब से हमारे जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह साउथ एशिया में हाईएस्ट है, और इसको कटेल करना कितना जरूरी है, और इसमें कल्चरल नॉर्म्स भी किस तरह बीच में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद हम नेशनल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरह एथनिक हमारा स्ट्राइफ है आपस में कुछ प्रोविंसेस का, ठीक है। उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसके क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं कि एक यूनिफाई किया जाए हर प्रोविंस को आपस में, किस तरह उनके रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जाए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान चाइना की। काफी आप लोगों में से लोगों को पता भी होगा इस रिलेशन का कि बड़े मतलब इसको काफी आयरन ब्रदर्स भी कहते हैं आपस में, और बड़े इनको एक पाकिस्तान चाइना का कहते हैं कि पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड इज चाइना, और ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं चाइना को। तो हम देखेंगे कि इस रिलेशन का क्या एक हिस्टोरिक ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम सीपैक के एलायंसेस को देखेंगे, किस तरह सीपैक ने इसको इम्पैक्ट किया है और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फिर हम 18th अमेंडमेंट की बात करेंगे, जो कि हम आज भी करेंगे, एग्जामिन करेंगे इसको, इसकी डिबेट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे कि क्या है 18th अमेंडमेंट के पहलू क्या हैं, कैसे कैसे ये आया वजूद में और इसकी क्या अभी रेमिफिकेशंस है, ठीक है। फिर इकोनॉमी की ऑब्वियसली बात करेंगे पाकिस्तान की हम लोग, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, पॉलिसीज क्या रही हैं, करंट पॉलिसीज क्या हैं, अभी हमें जो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी को वो क्या था, और पोस्ट कोविड रिकवरी किस तरह से होगी पाकिस्तान की, ठीक है। फिर हम हाइब्रिडाइज डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि बहुत सारे अ, लोगों के मुताबिक जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फुली नरिश नहीं है अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का एक काफी एक हम कह सकते हैं कि सॉलिड रोल है इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो हम वो देखेंगे कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। अच्छा जी, फिर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे हर एंगल से, कि मिडिल ईस्ट में क्या फॉरेन पॉलिसी है, यूरोप में क्या फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, यूएस के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी है, शिफ्टिंग ट्रेंड्स किस तरह से हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। हम देख रहे हैं गल्फ से मूव कर रहा है पाकिस्तान, और टुवर्ड्स टर्की, मलेशिया, ईरान, इस ब्लॉक की तरफ हमें जाता नजर आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे, और इसमें हम रीजनल अपना डिप्लोमेसी भी देखेंगे कि रीजनल फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स एज वेल। फिर हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, किस तरह पाकिस्तान उसको टैकल कर सकता है, और इसका फ्यूचर क्या है क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान के अंदर, किस तरह पाकिस्तान अपने ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में टॉप 10 में आता है। फिर हम वाटर क्राइसिस और हाइड्रो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, काफी पर्टिनेंट टॉपिक है ये, अक्सर आपके सवालों में भी पेपर के सवालों में भी आ जाता है। फिर हम एनर्जी क्राइसिस की बात करेंगे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी काफी काफी रिकरिंग टॉपिक है आपके पेपर के हिसाब से। फिर ऑब्वियसली हम प्री पार्टीशन पर्सनैलिटीज की बात करेंगे, शाह वली उल्लाह की बात करेंगे, अल्लामा इकबाल, उसके बाद कायद आजम की स्पीचेस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे ओवरऑल, और प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे डिफरेंट पैक्ट्स हैं विच लेड टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, और किस तरह पॉलिटिक्स हुई, और इस हम बेसिकली फोकस करेंगे कि सीएसएस में इनके सवाल किस तरह से आते हैं, क्योंकि अगर आप इनको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ये काफी, क्योंकि हिस्ट्री जो नेवर एंडिंग होती है, तो हम टारगेटेड पढ़ेंगे इन चीजों को। अच्छा जी, जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हेलो, राइट। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लानर भी आपको मैं बताता जाऊं कि सब्जेक्ट प्लानर जो है आपका इसी हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। हम लोग इस तरह लेके चलेंगे इन सारे लेक्चर्स को। बेसिकली 17 लेक्चर्स पे हमारा ये पूरा कोर्स मुश्तमिल होगा, जिसमें हम काफ़ी डिटेल्ड एक पूरा ओवरव्यू लेंगे सारी चीज़ों का जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
बेसिकली आपको हर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन जो एफपीएससी के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन होगी अकॉर्डिंग टू एफपीएससी पैटर्न, ठीक है। उसके बाद नोट्स मेकिंग टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, आप पूछ भी सकते हैं अलग से मुझसे हर क्लास में या बेशक व्हाट्सएप पे। और एवेल्युएशन में ऑब्वियसली करूंगा, जो जो असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूँ उसकी एवेल्युएशन करना आपके ऊपर होगा। एवेल्युएशन मैं करूंगा, आपने सवाल आपने खुद हल करना है। बताता मैं जाऊंगा कि अच्छा जी आप ये ऐसे आपने इस तरह हल करना है। पेपर अटेम्प्टिंग की जिस तरह हमने बात की, पेपर अटेम्प्टिंग की मैं आपको बताऊंगा किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह फिगर्स ड्रॉ करने हैं, किस तरह फैक्ट्स कोट करने हैं अपने अपने सवाल के अंदर। उसके बाद इंडिविजुअल गाइडेंस होगी, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त। इंडिविजुअल गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं सवाल के, अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ आ रहा या और कोई सीएसएस की जनरल गाइडेंस है तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। फिर आप मेरे अपने साथ अपने नोट्स हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके आप नोट्स बनाते हैं, आप कहते हैं सर एक दफा देख लें कि सही है कि नहीं सही, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस सही पैटर्न पे आपने बनाने हैं अगर तो वो सही नहीं हुए, और उसी नोट्स की मैं एवेलुएट भी कर सकता हूँ उनको। उसके बाद जो है रेलेवेंट रीडिंग वॉचिंग मटेरियल जो है हर क्लास के आपको एंड पे आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल भी दूंगा मैं टॉपिक के रिलेटेड। उसके अलावा यूट्यूब वीडियो जो है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो विजुलाइज और वीडियो से आपको जो समझ आती है वो शायद आपको बाकी रीडिंग से भी ना समझ आए, तो रीडिंग और वॉचिंग दोनों आपको मटेरियल मिलेगा इस लेक्चर के एंड पे भी। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे कोर्स के एंड पे, और एवेल्युएशन जो है वो एफपीएससी के पैटर्न पे होगी। उसके अलावा आपकी वैसे भी रेगुलर एवेल्युएशन हो रही होंगी, आप मुझे असाइनमेंट जमा करवाते रहेंगे तो मैं आपको एवेल्युएशन देता जाऊंगा। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दैट इज बेसिकली एग्जामिनिंग द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या आइडिया है 18th अमेंडमेंट क्या चीज है, क्या है 18th अमेंडमेंट। कुछ भी हो, वेग आइडिया भी हो आपके पास तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में मेरे। क्या समझते हैं क्या है 18th अमेंडमेंट, वन लाइन में बता सकते हैं आप। लिमिटिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल जी। दैट इज जॉन, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, तो आप अगर टाइप कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। अच्छा, आसिफ कहते हैं लिमिटिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल एक बहुत वैलिड पॉइंट है ये 18th अमेंडमेंट का। डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल जी, डेफिनेटली। 18th अमेंडमेंट इज द रेप्लिका फॉर लाहौर रेजोल्यूशन व्हिच डिमांडेड ऑटोनॉमस। हाँ जी, रेप्लिका एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूंगा, बट इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि हाँ जी, इसका एक एसेंस बिल्कुल उसके अंदर मौजूद है 18th अमेंडमेंट के अंदर, जहाँ ऑटोनॉमी की बात होती है। इट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस, बिल्कुल अमरा, दैट इज अनदर पॉइंट। बेसिकली माइनर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम, बिल्कुल माइनर तो नहीं कहेंगे इसको, ये काफी एक इम्पैक्टफुल चेंज था। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये इम्पैक्टफुल चेंज था एक। 18th अमेंडमेंट टू डिसेंट्रलाइज पावर, बिल्कुल डेफिनेटली फाइन। गिविंग प्रोविंशियल पावर, यस अली। शुड द क्वेश्चन इज कि आपको क्या समझ आती है 18th अमेंडमेंट क्या चीज है, क्या है 18th अमेंडमेंट, आप एक लाइन में मुझे बता सकते हैं या जो समझ है, बेशक गलत हो, सही है गलत अभी हम जज नहीं कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों को क्या बेसिक आइडिया है 18th अमेंडमेंट के बारे में। ट्रांसफर ऑफ सम पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल शाहनवाज। चेंजिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर पार्लियामेंट, बिल्कुल लफाक, डेफिनेटली बड़ा अच्छी बात की आपने, सेमी प्रेसिडेंशियल टू पार्लियामेंट्री सिस्टम की कन्वर्जन भी कह सकते हैं इसको हम।
The concept of federation which envisaged in our founding fathers phase can be seen. जी डेफिनेटली फेडरलिज्म का बड़ा एक फैक्टर है राम बशीर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फेडरलिज्म की एक बहुत बड़ा एसेंस पाया जाता है 18th अमेंडमेंट में। शुजा कहते हैं 18th अमेंडमेंट इज द पावर हाउस ऑफ फेडरेशन वेयर इट enables provinces to legislate on subjects. Definitely, Shuja, well done, very nice. NFC awards and removing the president's power to dissolve assembly. जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बिगनर नो नॉलेज अबाउट, कोई मसला नहीं समझ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है तो हम बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि हम ये पढ़ेंगे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई फिक्र करने की। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 18th अमेंडमेंट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अबॉलिशिंग कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुस्तफा, आप साइंस स्टूडेंट हैं, यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें कोई मसला नहीं, कोई फिक्र करने की बात नहीं है अगर आपको नहीं है नॉलेज, तो इट्स टोटली फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें फिक्र करने की। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है 18th अमेंडमेंट, क्या बेसिकली इसका मतलब क्या है। इसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने जवाबात दिए हैं वो बिल्कुल वैलिड दिए हैं, लेकिन मैं एक आप लोगों से एक बात ये सजेस्ट करूंगा कि इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में जाए ना, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी हो जाती है, काफी कॉम्प्लेक्स चला जाता है। अगर हम ये कहेंगे कि आर्टिकल ये है, तो आर्टिकल 160 में ये बात हुई, तो फिर आर्टिकल 140 ए ये बात करता है, तो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम बेसिकली बात करेंगे जो आपके सीएसएस ओरिएंटेड सवाल आएगा पाकिस्तान अफेयर में, वो आपसे ऑब्वियसली आर्टिकल्स का नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा 18th अमेंडमेंट क्या है। आप लोगों का अगर बेसिकली सवाल फ्रेम भी होगा तो वो आजकल की डिबेट के बारे में होगा कि इसके अगर हम इसकी एक डिबेट आजकल चल रही है कि इसको रोल बैक करना चाहिए या इसको फर्दर रिव्यू करना चाहिए या इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, जो कि एक गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है और एक ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट है। तो हम इसी सिलसिले में इसकी बात करेंगे। बहुत ज्यादा अगर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में जाएंगे, आर्टिकल में जाएंगे, तो ये चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हम इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखेंगे और इसको सीएसएस ओरिएंटेड अप्रोच से देखेंगे कि किस तरह 18th अमेंडमेंट को थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे कि 18th अमेंडमेंट से हुआ क्या क्या है, किस तरह इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, और क्या इसके कुछ डिबेट्स हैं और इसके रोड ब्लॉक्स हैं इसकी इसके बीच में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं एक सवाल का, तो हम अगर ये सवाल फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट का आता है, तो हम बेसिकली उसका एक ओवरव्यू देंगे कि क्या किसी भी अगर 18th अमेंडमेंट को इसी पहलू में पूछ लेता है कि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कि बताएं कि जी इसको रोल बैक या रिव्यू करना चाहिए या क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, या क्रिटिकली एनालाइज करें इसको, तो हम इसी तरह कहेंगे कि पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे उसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि 18th अमेंडमेंट है क्या, बेसिकली कब आया ये, किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब जब हम इसकी बात करते जाए तो हम ये हमें लाजमी कोट करना जरूरी है कि 18th अमेंडमेंट is one of the most defining factors और events of Pakistan's constitution history। वो किस तरह से है? वो इस तरह से है कि जब ये पास हुआ गया है अप्रैल 8 2010 की डेट आपने याद रखनी है, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में भी आ जाती है। इसमें आपने ये भी याद रखना है कि नेशनल असेंबली के 292 आउट ऑफ 342 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया था और इसको पास किया था, जो कि नेशनल असेंबली जो कि हमारा लोअर हाउस है। ठीक है, ये इतना इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस का एक और फैक्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं, जैसे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि इट हैज इंट्रोड्यूस चेंजेस टू अबाउट 102 आउट ऑफ 280 आर्टिकल्स, विच इज 36% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 36% को इसने जो है एक तरह से आप कह लें रिवैम्प कर दिया, एक तरह से अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया। 102 आर्टिकल जो है आपके टोटल 280 आर्टिकल्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, उसमें 102 आर्टिकल आपके पूरे के पूरे अमेंड हुए गए हैं इस 18th अमेंडमेंट की वजह से। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमें पता है पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 में ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का दौर चल रहा था, तो उसी दौर में ये 18th अमेंडमेंट पास हुआ गया और इसकी बेसिकली पूरी पार्लियामेंट की आप कहते हैं ऑलमोस्ट कंसेंसस थी इस पूरे अमेंडमेंट में, जिस जहां आप देखते हैं कि 292 मेंबर्स हैं। तो ये आम रेजोल्यूशन या आम अमेंडमेंट तो नहीं है। ठीक है,
अब हम अगली बात करते हैं अपनी कि हाउ इज 18th अमेंडमेंट रिवैम्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से 18th अमेंडमेंट जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवैम्प किया है, इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसने अबॉलिश किया आर्टिकल 58(2)(b) को किस तरह। बेसिकली हम ये इस यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम पहली बात हम कर रहे हैं कि कर्बिंग द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि किस तरह से 18th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट की पावर्स को कर्ब किया, कर्टेल किया या फिर कम किया। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं कि अबॉलिशमेंट ऑफ द नोटोरियस आर्टिकल 58(2)(b)। आर्टिकल 58(2)(b) आप लोगों ने बहुत सारों ने काफी दफा न्यूज में सुना भी होगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उन्होंने पहले ये पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 58(2)(b) कि किस तरह से क्या हिस्ट्री रही है और किस तरह से प्रेसिडेंट ने इसको ओवर द इयर्स यूज किया है फॉर डिसॉल्विंग द असेंबली। बेसिकली आर्टिकल 58(2)(b) जो है दैट गेव द पावर टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबलीज। आपकी असेंबलीज डिसॉल्व कर सकता था प्रेसिडेंट यूनिलैटरली विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। मतलब जब चाहे प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर देता था और उसके उससे कोई क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं होती थी। तो ये जो थे, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज थी कि तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं थी आपके सिस्टम के अंदर। तो इसको कर्व करने के लिए 18th अमेंडमेंट ने बड़ा काम किया है, जहां जब हम ये देखते हैं कि क्योंकि अगर रियल पावर प्रेसिडेंट के पास है तो पार्लियामेंट किस काम की है। तो हम ये देखते हैं कि जब ये खत्म किया गया है, अबॉलिश किया गया है 58(2)(b) को, तो इससे ये हुआ है कि आपकी जो रियल सेंस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो आ गई है। क्योंकि एक तो आपका ये कि 58(2)(b) जब आपका होता है तो आपकी प्रेसिडेंट के पास पावर है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो सारा ही एक तरह से प्रेसिडेंशियल हमारा सिस्टम हो जाता है ऑलमोस्ट, कह लें एक तरह से। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से एक मजाक बन के रह जाती है। तो इस सेंस में 58(2)(b) को उन्होंने खत्म किया और इन रियल सेंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई। सेकेंडली हम बात करते हैं कि इट बार्ड द प्रेसिडेंट फ्रॉम डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन द प्रोविंसेस, के इमरजेंसी जो यूनिलैटरल, जैसे मैं आपको बात की ना कि अबॉलिशमेंट कर देता था, इसी तरह प्रेसिडेंट आपको जो है, बात की ना कि abolish- इसी तरह अगर आप अपना माइक म्यूट कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हम तो सेशन के एंड पे हम आराम से आप क्वेश्चन नोट डाउन करते जाएं, तो हम उसको बारी बारी एड्रेस करते रहेंगे। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं कि 18th अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट को रोक दिया गया, उसकी पावर खत्म कर दी गई फ्रॉम डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन द प्रोविंसेस। पहले जो है ये होता था कि प्रेसिडेंट जब चाहता था वो यूनिलैटरली प्रोविंसेस के अंदर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता था। ठीक है, जिसमें बड़ा एक अजीब सा माहौल बना होता था। जैसे मैंने आपको कहा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई थी और पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हमारा गायब ही हो गया था। तो इसको एक फेडरल टिल्ट देने के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी कि ये इसको थोड़ा सा कम किया जाए। और अब 18th अमेंडमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो है बड़ा एक इंट्रिकेट प्रोसेस है। इतना आसान प्रोसेस नहीं है, उसमें पार्लियामेंट की भी रजामंदी होनी चाहिए। और यूनिलैटरली प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पहले जैसे प्रेसिडेंट के पास प्री 18th अमेंडमेंट ये पावर थी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता था अपनी मर्जी से। ठीक है, 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अब खुद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट कर सकता। इसका एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, विच रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट और ऑपोजिशन। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और ऑपोजिशन भी इन्वॉल्व होती है। प्रेसिडेंट का जो यूनिलैटरल रोल था इन अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खत्म हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट के भी रजामंदी होगी और ऑपोजिशन की भी रजामंदी होगी, तो फिर ही ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगेगा। ठीक है, इसका मेथड में क्योंकि इसका एक प्रॉपर मेथड है, लेकिन वो आपको बेसिकली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो या पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा पार्ट पढ़ रहे हो, तो तब आपको मेथड पता होना जरूरी है। वरना आपको इस पाकिस्तान अफेयर्स के लिए वो ऑब्वियसली ऐसा सवाल आपके ऊपर नहीं आएगा कि क्या मेथड होता है और किस तरह से अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो आपको ये बस पता होना जरूरी है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट कर सकता। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल इश्यूज को कैसे एड्रेस किया, कि किस तरह से जो हमारे पेंडिंग प्रोविंशियल इश्यूज थे वो किस तरह से 18th अमेंडमेंट की वजह से कवर हुए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की। ठीक है,
तो इसमें जैसे काफी लोगों ने इस चैट बॉक्स में भी बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट पहले होती थी जो कि अबॉलिश की गई। ठीक है, अब जो है सिर्फ एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, वो हम देखते हैं कि प्रोविंस के अंदर प्रोविंस उसको चलाता है, और उसकी पूरी पूरी से जो है वो सिर्फ प्रोविंस की है। फेडरल गवर्नमेंट जो है उस तरह से अब इंटरवीन नहीं कर सकती इन पावर्स में। ठीक हो गया। अब हम जब दूसरी बात करते हैं कि और किस तरह प्रोविंशियल इश्यूज को एड्रेस किया है 18th अमेंडमेंट ने, तो उसमें हम एक और बात ये करते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो 18th अमेंडमेंट से काफी ज्यादा आई है। किस तरह से आई है? हम ये देखते हैं कि प्रोविंशियल शेयर जो है वो पहले 47.5% था फेडरल डिविजिबल पूल के अंदर। ठीक है, 47.5 से वो अब 57.5 हो चुका है, जो कि एक हम देखते हैं बड़ा सब्सटैंशियल नंबर है इन द फेडरल डिविजिबल पूल, जो कि पहले ये एड्रेस नहीं हुआ गया था। इसके नीचे ही मैंने आपको एक टेबल भी इंसर्ट करके दिया हुआ है। ये टेबल जो है बेसिकली हमारा एनएफसी अवार्ड का है। ठीक है, एनएफसी अवार्ड का हमारा टेबल, एनएफसी अवार्ड जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आप कह लें रिसोर्सेज एक तरह से, कि किस तरह हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिवाइडेड हैं पूरे सारे प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि 18th अमेंडमेंट ने जुडिशरी का क्या रिलेशन है 18th अमेंडमेंट और जुडिशरी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 6। जी बिल्कुल, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। कोई इसके रिलेटेड सवाल है तो आप बेशक नोट डाउन कर लें, वो अमेंड पे भी इसको कैटर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बेसिकली जो टेबल जिनको नहीं समझ आया, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कि किस तरह से किस सारे प्रोविंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रिसोर्सेज है। बेसिकली आप ये बाकी सब चीजें छोड़ दें, आपने टोटल शेयर पढ़ना है। टोटल शेयर पंजाब का 51% के करीब है, सिंध का 24% है, केपी का 14% है, और बलूचिस्तान का 9% है। ये एक एनएफसी का फॉर्मूला होता है। ये मैंने वैसे ही आप लोगों को बताने के लिए ये इंसर्ट किया हुआ टेबल, कि आप लोगों को पता हो कि एनएफसी क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जुडिशरी का क्या रिलेशन है। 18th अमेंडमेंट ने किस तरह 18th अमेंडमेंट ने जुडिशरी की पावर्स को टेम किया है, एक तरह से टेलर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 6 जो हमारा हाई ट्रीजन की एक आर्टिकल है, जो गद्दारी का आप कह सकते हैं एक आर्टिकल है, ये इसको अमेंड कर दिया गया क्योंकि पास्ट में हम देखते हैं कि जब भी हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, तो वो आर्टिकल 6 बेसिकली जो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश करेगा, दैट ही इज ऑफ हाई ट्रीजन, वो हाई ट्रीजन को उसको एक तरह से मुकदमा उसके ऊपर चला दिया जाता है। तो पास्ट में ये होता था कि आर्टिकल 6 को अबॉलिश नहीं करते थे वो बेसिकली कहते ये थे कि हमने जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश नहीं करते थे, वो कहते ये थे कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रहे हैं, या हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमने होल्ड इन अबेयंस कर दिया है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज यूज करते थे, उसको डायरेक्टली ये नहीं कहते थे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया है, ताकि उनके ऊपर ये गद्दारी का मुकदमा ना चले जो आर्टिकल 6 में। 18 अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो हमारा ये आर्टिकल है इसको अमेंड कर दिया गया है, और इसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर होल्ड इन अबेयंस कर दिया जाता है, या फिर उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ये सारे अल्फाज जो हैं वो इनका एक ही मतलब है। और इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो है वो गद्दारी का मुकदमा जारी हो सकता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश करते हैं या सस्पेंड करते हैं, या एनी ऑफ द फॉलोइंग करते हैं। तो ये एक बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो हमें थोड़ा सा कम होता नजर आया है। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कमिटीज की फॉर्मेशन हुआ है। ये किस लिए हुआ है? बेसिकली स्पेशल आप कह लें जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर्म की गई फॉर द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और जिस तरह
जो हाई कोर्ट से उनके जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली स्पेशल जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर्म की गई, जिसमें जुडिशरी का काफी रोल था। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्म तो ये पहले भी एक मेथड था इसको अपॉइंट करने का, लेकिन इसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से अब ये सारे जजेस वगैरह जो है हमारे अपॉइंट होते हैं, उसका एक तरीका है, पूरा प्रोसेस है। वो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नया मेथड आया था 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसमें स्पेशल जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर्म की गई थी। कोई आपसे अगर पूछता भी है तो आप उसको बता सकते हैं हाँ जी, इस स्पेशल जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू जो है वो जजेस अपॉइंट होते हैं, जो हमारे हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स के हैं। ठीक हो गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को ऑगमेंट किया गया, या एक तरह से आप कह सकते हैं इनहेंस किया 18th अमेंडमेंट ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25A की। आर्टिकल 25A क्या चीज है? आर्टिकल 25A बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल सिटीजन्स टू प्रोवाइड देम विद फ्री एजुकेशन। जो लोग 5 से 16 साल की उम्र तक हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई थी इस आर्टिकल के अंदर, कि उनको फ्री एजुकेशन देना लाजमी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, बट स्टिल इसको एक तरह से इस 18 अमेंडमेंट की वजह से केटर किया गया, तो हम वो देखते हैं कि काफी बड़ा फैक्टर है इस चीज का भी। अच्छा, फिर हम सेकेंडली बात करते हैं कि आर्टिकल 19A की। आर्टिकल 19A क्या चीज है? आर्टिकल 19A बेसिकली जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारा, कि सब्जेक्ट टू पब्लिक नीड और सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा पूरा होना चाहिए, जो कि हम पहले देखते हैं कि शायद उस तरह से नहीं था, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट था, जिसकी वजह से हमारे पिछले शायद मसले काफी बढ़ भी गए, लेकिन ये 18 अमेंडमेंट के बाद इस आर्टिकल को इंसर्ट कर दिया गया ताकि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर आम शहरी को होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोग को आई होप सब चीजें क्लियर हैं, और अगर क्लियर है तो आप लोग मुझे यस में जवाब दे सकते हैं कि यहाँ तक सब समझ आ रहा है। ये बेसिक्स हैं हमारे थोड़े से 18 अमेंडमेंट के। हेलो सर। हेलो। जी जी बिल्कुल जी आफाक। जी सर, आपने जो ये आर्टिकल 6 बताया था, जी जो जी। मतलब ये कर्फ्यू की तरह ही होता है, जहाँ जैसे जैसे लॉकडाउन समझ लें या क्या सर? नहीं नहीं सॉरी नहीं सर। नहीं नहीं, आर्टिकल 6 का मैं आपको बताता चलूं। आर्टिकल 6 का मैं थोड़ा सा बता दूं कि आर्टिकल 6 बेसिकली हाई ट्रीजन का था। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो केस चल रहा है ना, वो आर्टिकल 6 का केस है, क्योंकि उसने हम ये देखते हैं कि वो जो हाई ट्रीजन या गद्दारी का केस जो चलता आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, गद्दारी समझ लें आराम इजीली। तो गद्दारी का केस जो बेसिकली होता है वो आर्टिकल 6 से होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं या अबॉलिश करते हैं, तो आपके ऊपर गद्दारी का केस समझा जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेसिकली लॉ ऑफ द लैंड है, तो उससे ऊपर कोई चीज नहीं समझी जाती। ठीक है फाक, क्लियर है, राइट। और सर, ठीक है ये अब। जो फर्स्ट टॉपिक आपने जो कराया था अबेंडमेंट ऑफ द एनए वाला, जिसमें कहा था नेशनल नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं, जी और जी। जो मैं क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैं फिर जनरल ऑन किया, फिर आके कनेक्ट हुआ। सो ये समझा सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे आप एनए वाला, कि इस चीजों में कौन कौन सी मतलब कौन चीजें जो हमें रीड करनी है क्या? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया एग्जैक्टली हाँ क्या। सर, ये कहना चाह रहा था सर, कि जी जी अबाउट जो एनए था, नेशनल असेंबली की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर जी पहले, कि जी मतलब जी। इनकी सीट्स जो हैं या इनकी जो मेंबर्स जो भी हैं, उनको मतलब प्रॉपर तरीके से आप याद करना है। वो सिर्फ मैं शायद स्किप हो गया मेरा, थोड़ा फर्स्ट टॉपिक था शायद ये। यार मैं थोड़ी सी इस पे बात की थी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली ये बताया था सिर्फ कि नेशनल असेंबली में जो है 18th अमेंडमेंट, वो 292 आउट ऑफ 342 लोगों ने जो है उसको पास कर किया था। तो मैं वो बता रहा था कि किस तरह से पास हुआ था बेसिकली 18th अमेंडमेंट, उसकी हिस्ट्री में थोड़ी सी बता रहा था, बस वो बात थी नेशनल असेंबली की। ओके सर, ओके, क्लियर। ठीक है। बाकी यार क्वेश्चंस वगैरह मैं आपके एंड पे ले लेता हूँ सारे, आराम से आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में भी या माइक पे। अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं दोबारा से कि क्या इसके और प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या बात है 18 अमेंडमेंट की, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं हम। आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है।
पोस्ट 18th अमेंडमेंट क्या रोड ब्लॉक्स हैं गवर्नेंस के अंदर, अभी भी हम देखते हैं ऑब्वियसली ऑल इज नॉट वेल, ठीक है। ये हमारे लिए, हम क्योंकि आम शहरी हैं पाकिस्तान के, हम सबको क्लियर है कि 18th अमेंडमेंट के आने के बावजूद क्या गवर्नेंस के मसले हैं। अभी भी हम देखते हैं कितने बेसिक लेवल के मसले हैं हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट में, तो वो क्यों है और क्या उसको किस तरह हम कैटर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में अभी आप फिलहाल ना फोकस करें, अब आपने फोकस करना है लेक्चर के ऊपर। हम सब बात करेंगे चैट बॉक्स में, आराम से मिलके हम सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे, ठीक है। अभी आपने फोकस करना है सारों ने, जो हम बात करने चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला हम रोड ब्लॉक या मसला हम देखते हैं गवर्नेंस के अंदर, वो हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल। क्या हम डेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम एक एक गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवोल्यूशन, फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवोल्यूशन। अगर डेवोल्यूशन नहीं होती तो आपकी गवर्नेंस कैसे होगी, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ आ रही हो डेवोल्यूशन का मतलब, और ये किस तरह से ग्रास रूट लेवल, बेसिकली ग्रास रूट लेवल की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फेडरल गवर्नमेंट से बात चली गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, ये तो 18 अमेंडमेंट से हो गया। लेकिन जब हम लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट तो हमारी है ही नहीं, ठीक है। हमारी बेसिक जो लोकल गवर्नमेंट होती है ग्राउंड लेवल पे, जो कि मोहल्ले के मसले हल करते हैं, कम्युनिटी के मसले हल करते हैं, उनके बेसिक पानी के मसले, उनके हेल्थ के मसले, दूसरे मसले, रोड्स के मसले, वो उसके लिए तो वो तो लोकल गवर्नमेंट हल करती है, उसके लिए तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। तो वो हम देखते हैं कि उसकी बिल्कुल एब्सेंस है हर प्रोविंस में। आप देख लें अभी उठा के करंट सिनेरियो में भी हमें लोकल गवर्नमेंट कहीं नजर ही नहीं आती। तो सबसे पहला मसला ये कि जो प्रॉपर डेवोल्यूशन होनी चाहिए वो तो हमारी कंडक्ट ही नहीं हुई गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेडरेशन का किस तरह से शेयर जो है वो, जाहिर है प्रोविंशियल का बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया प्रोविंशियल का 47.5 से 57.5 हुआ, तो ऑब्वियसली फेडरेशन का जो शेयर था वो लोअर हुआ, जो फेडरल डिविजिबल पूल की मैंने बात की थी। तो फेडरेशन का शेयर जो आपका 42% हो गया, ठीक है। अब 42% इनिशियली तो चले ठीक है हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में एक हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक टर्म यूज होता है, बहुत ज्यादा अखबारों में भी यूज होता है, सीएसएस के टर्मिनोलॉजी भी आप कह लें क्वेश्चन में भी यूज होता है। तो इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा ओवर द ईयर बढ़ता ही गया है, ठीक है। किस तरह, अब मैं आपको पहले समझाता जाऊं करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान तो हम अलग से वैसे पढ़ेंगे ही, उसका पूरा जाहिर है अलग टॉपिक पढ़ेंगे, और ये सारे टर्म्स जो हमारे हैं इकोनॉमी के रिलेटेड वो सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हुई है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेसिकली आपने ये समझना है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। डेफिसिट कब होता है किसी भी चीज का, जब फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी वजह से जब हमारा, हम ये देखते हैं ना लोअर शेयर ऑफ फेडरेशन है, तो ऑब्वियसली वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, क्योंकि वो कवर अप ही नहीं कर पा रहे होते, पैसे ही नहीं है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट तो हो गई। उसके अलावा अभी तो हम देख रहे हैं आजकल हमारा, अभी अगर अभी की बात करें, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं मैं, लेकिन हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू मेक यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, मैं आपको ये बता दूं अभी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, क्योंकि अभी हमारे इंपोर्ट्स कम है कंपैरेटिवली और एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। लेकिन ओवर द इयर्स हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, जो कि हमारा बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो इसका एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है वो लोअर शेयर ऑफ द फेडरेशन है, ठीक हो गया। अगले फैक्टर पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि शायद जो बहुत ज्यादा डेवोल्यूशन है, या जो डेवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सब्जेक्ट्स, दे हैव कॉज्ड पोटेंशियल हार्म देन बेनिफिट, शायद उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है फायदा पहुंचाने से ज्यादा। जो कि एक विजन था कि 18 अमेंडमेंट से शायद फायदा पहुंचेगा, लेकिन शायद इसने नुकसान पहुंचा दिया। किस तरह से, हम ये देखते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। चले पंजाब और केपी में कंपैरेटिवली वो बेहतर है थोड़े से, मैं ये नहीं कह रहा सब ठीक है, लेकिन बेहतर है। लेकिन आप ये देखते हैं सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रोविंसेस जो हैं उनकी, उनमें क्या हालत है हेल्थ की और एजुकेशन की। सेकेंडली आप देखते हैं एजुकेशन, अब ये दोनों क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो 18th अमेंडमेंट के बाद जो हैं वो पूरे के पूरे प्रोविंसेस के पास चले गए हैं। तो किस तरह से उन्होंने पोटेंशियल हार्म कॉज किया है, हम ये देखते हैं कि हेल्थ की कोई बड़ा ही डिसमल सिचुएशन है हेल्थ और एजुकेशन दोनों की इन प्रोविंसेस लाइक सिंध एंड बलूचिस्तान।
जो जिसमें बिल्कुल ही नहीं कैटर किया गया इन दोनों क्रिटिकल सब्जेक्ट को। तो शायद हम ये कहते हैं कि शायद अगर ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होते तो शायद ये बेहतर हालात में होते। इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल का हम लफ्ज इसलिए यूज करते हैं कि शायद बहुत ज्यादा डेवोल्यूशन ने जो है वो शायद नुकसान भी कॉज कर दिया है। जहां हम देखते हैं सिंध में रिकॉर्ड गोस्ट स्कूल्स हैं, किस तरह से गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट टीचर्स का आपने सुना होगा, सिंध में किस तरह से गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट टीचर्स हैं। हम ये देखते हैं और भी प्रोविंसेस में, लेकिन मैं सिर्फ ये एड्रेस कर रहा हूँ कि जहाँ ज्यादा मसला है, किस तरह से है कि स्कूल्स जो है ऑन पेपर हैं और टीचर्स ऑन पेपर हैं लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है। तो ये हम देखते हैं यार, ये तो मतलब हम आम बंदा भी सोचे तो यार ये तो बहुत ही नेगेटिव एक फैक्टर है एजुकेशन का, जो कि हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर है, एक नेशन बिल्डिंग रोल है एजुकेशन का। तो आप जब इतने क्रिटिकल सब्जेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि डेवोल्यूशन ने जो है वो शायद मसले ही खड़े कर दिए हैं बजाय इसके कि वो मसले हल करे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनइक्वल रिसोर्स एंड रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि सिंध contributes 69% टू ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन में सिंध एंड स्पेशली कराची contributes 69% टू रेवेन्यू जनरेशन। बट उसमें हम अगर उसका उसका फेडरल डिविजिबल पूल में उसका शेयर देखें तो 24% है पूरे सिंध का। ठीक है, जो कि हम देखते हैं यार बड़ी डिस्पैरिटी है, तो आम आदमी भी यही कहेगा कि यार ये तो बहुत डिस्पैरिटी है। तो ये एक हम देखते हैं अनइक्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी जो है 18 अमेंडमेंट के अंडर ये तय पाया था कि 50% रॉयल्टी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इन रियल हम बलूचिस्तान में देखते हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, उसको बलूचिस्तान को रॉयल्टी जो है वो सिर्फ 11% दी जाती है, जो कि आप कह लें बिल्कुल ही मीगर अमाउंट है, छोटी सी अमाउंट है, जो कि प्रॉमिस की गई है। हालांकि प्रॉमिस की गई है 50%, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो सिर्फ 11% मिल रही है बलूचिस्तान को। तो ये हम बड़ी एक मतलब बहुत ही हद की डिस्पैरिटी है ये अपनी कमिटमेंट्स में और जो इन रियल ग्राउंड सिचुएशन है। और उसी की वजह से आप बलूचिस्तान के फिर हालात भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी भी वही है, सबसे ज्यादा बुरे हालात भी बलूचिस्तान में हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या रोड मैप है 18 अमेंडमेंट के वॉइड को फिल करने का, कि क्या किया जा सकता है कि 18 अमेंडमेंट को जो रिव्यू करें या उसका वॉइड फिल करें। किस तरह आप लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से हम 18 अमेंडमेंट को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? क्या इसको रिव्यू करना चाहिए या क्या इसको फर्दर अमेंड करना चाहिए? किस तरह से हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं? स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज डेफिनेटली। हमरा रॉयल्टी जो है ना बेसिकली परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक्सट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने मिनरल एक्सट्रैक्ट किया बलूचिस्तान से, तो अगर आप उसको बेचने के लिए यूज कर रहे हैं या उसको रिफाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपने उसकी रॉयल्टी देनी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। तो वो बेसिकली हम बात कर रहे थे रॉयल्टी। अच्छा, मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस डेफिनेटली बाय क्रिएटिंग लोकल गवर्नमेंट्स, बिल्कुल जी। और कोई हमारे साथ में बताना चाहें किस तरह चेंजेस ला सकते हैं हम, किस तरह 18th अमेंडमेंट की जो डिबेट है उसको हम कैटर कर सकते हैं? लोकल गवर्नमेंट्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज बिल्कुल जी, लोकल गवर्नमेंट का तो नो डाउट ये फैक्टर हम देखते भी हैं आगे किस तरह से। जस्टिस तो डेफिनेटली एक गवर्नेंस का फैक्टर है, जस्टिस को लाना जरूरी है। म्यूचुअल कोलैबोरेशन, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 50% रॉयल्टी इज सुटेबल, बिल्कुल जी। 50% रॉयल्टी इज नेसेसिटी for provinces such as Balochistan, especially creating more administrative blocks in provinces, definitely provinces जितने provinces और blocks बनेंगे उनको administrate करना बेहतर होगा obviously। और हम देखते हैं कि political perspective से भी there are voices in our community जहां हम देखते हैं कि ज्यादा provinces चाहते हैं लोग, representation चाहते हैं लोग। ठीक है, एनहांस अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल। एजुकेशन जीडीपी शुड बी 4%, 4% से भी ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एजुकेशन जीडीपी जो है वो एवरेज ऑन एवरेज इससे कहीं ज्यादा है अगर आप दुनिया का लें, तो 4% से भी एजुकेशन जीडीपी को बढ़ाना जरूरी है बहुत। मैनेजिंग इंटर प्रोविंस मीटिंग्स टू प्रेजेंट परफॉर्मेंस इन प्रोजेक्ट्स एंड अटैच इंसेंटिव्स देयरबाय, बिल्कुल डेफिनेटली वेरी वेल सेड हसन। इसमें हम ये कहते हैं कि सीसीआई की जो मीटिंग होती है हमारी 90 डेज, अगर आप लोगों को पता हो, तो सीसीआई की मीटिंग जहां पे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो सीएम्स हैं उनको मुलाकात करनी चाहिए। इट इज स्केड्यूल्ड टू बी
टेकन प्लेस आफ्टर एवरी 90 days, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें इतने डिलेज आते हैं, कंडक्ट ही नहीं होती वो मीटिंग्स, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं होती प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक हो गया। बिल्कुल 10% एजुकेशन, जी बिल्कुल। डेवलपमेंट, बिल्कुल। प्रॉपर यूज ऑफ एनएफसी अवार्ड्स टू प्रोविंसेस, बिल्कुल अली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या व्हाट इज द रोड मैप टू फिल द वॉइड ऑफ 18th अमेंडमेंट। आप लोगों ने जितनी बात की है डेफिनेटली बिल्कुल, एस्टैब्लिशिंग सेक्रेटेरिएट्स हैं, डिफरेंट सेक्रेटेरिएट्स, ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट उतनी आपकी एस्टैब्लिशिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी चीजें हैं वो बेहतर होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या रोड मैप है, किस तरह मीटिंग अमेंडमेंट को वॉइड जो है वो फिल कर सकते हैं, किस तरह हम इसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्टैब्लिशिंग जेन्युइन डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, जेन्युइन डेवोल्यूशन ऑफ, आप लोगों ने में से भी बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो लोकल गवर्नमेंट की है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बड़ा एक एसेंशियल फीचर है। अगर लोकल गवर्नमेंट तक डेवोल्यूशन होगी नहीं तो प्रॉपर आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस तो हो ही नहीं। ये तो कुछ अजीब सा ही आपने मिक्सचर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपने जाहिर है जो पर्टिकुलर्स होते हैं हमारे हमारे लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कंसोलिडेट करते हैं सिटीजन्स को, वो उनके इश्यूज को एड्रेस करते हैं। तो उनका अब करना क्या चाहिए, लोकल बॉडी इलेक्शंस आपकी जो है वो करवाने चाहिए विद इन टाइम। और जाहिर है उनको अगर लोकल बॉडी बना भी देते हैं जब आप, तो उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी देना भी जरूरी है। ये नहीं कि अच्छा जी लोकल बॉडी बना दी, वो सिर्फ रबर स्टैम्प का काम कर रहा है, ऊपर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बैठी हुई है, सारे काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही होते हुए आ रहे हैं। ये नहीं होना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फ्री हैंड दें, उनको ऑटोनॉमी दें लोकल गवर्नमेंट को, कि अच्छा जी आप अपने मर्जी से, हम आपको बजट एलोकेट करते हैं, आप जो है वो चलाएं चीजों को। ठीक है, इस तरह चीजें चलनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि कोरॉबरेटिंग इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज। किस तरह से कोरॉबरेटिंग, मतलब आपने इंश्योर करना है, आपने इंश्योर करना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल शेयर होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह से सिंध में हम डिस्पैरिटी देखते हैं कि 69% कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी रेवेन्यू जनरेशन में, लेकिन 24% मिल रहा है सिर्फ फेडरल डिविजिबल पूल से। इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखते हैं कि बलूचिस्तान के, जैसे मैंने आपको रॉयल्टी का इशू बताया, 11% उनको जो है वो सिर्फ रॉयल्टी मिल रही है, हालांकि ऑन पेपर जो प्रॉमिस्ड है उनको वो 50% है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, रिस्ट्रक्चरिंग द एनएफसी एंड मेकिंग इट मोर डायनामिक, बिल्कुल जी किया जा सकता है इन फाइनेंस कमीशन की तरह, डेफिनेटली। PAS officers typically assigned roles of a local body representative should be accountable for giving their association presence in their respective societies. अच्छा हसन, ये थोड़ा सा क्योंकि ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं कि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बेसिकली अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पैस ऑफिसर्स या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इलेक्शन से वोट लेके नहीं आता, तो अवाम की वो नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता, तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारे लोग कम्युनिटी में होते हैं वो कंफर्टेबल भी नहीं होते कि अच्छा जी ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, तो हम क्यों इनको आने दें, इनको क्यों हम हुक्म चलाने दें। बिल्कुल, डेफिनेटली, इसीलिए बिल्कुल यही बात है कि इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको इंश्योर करवाना जरूरी है। आज डॉन एडिटोरियल में पढ़ा है, हाँ जी डेफिनेटली। अगर आपने पढ़ा है दैट्स ग्रेट, पढ़ना चाहिए डेफिनेटली इसमें। अच्छा, फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी शायद कंट्रोवर्शियल बात हो बहुत से लोगों के लिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी प्लेस्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यार अगर फेडरल गवर्नमेंट को पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो वो फिर एजुकेशन और हेल्थ में तो उसका डोमेन ही नहीं रहता। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ हमने दे तो दी प्रोविंसेस में, लेकिन आप उनकी ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस देखें, कैसी परफॉर्मेंस है हमें हमारे सबके सामने एजुकेशन और हेल्थ में प्रोविंसेस की। इससे बेहतर ये है कि आप एजुकेशन और हेल्थ की एटलीस्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी बाय द फेडरल गवर्नमेंट आए, वो चीज़ों को हैंडल करें, और फिर हम देखें कि किस तरह से अच्छा जी वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि स्पेशली अभी हम सेंट्रलाइजेशन की थोड़ी सी हम सेंट्रलाइज हो जाएंगे शायद इस चीज से, एजुकेशन और हेल्थ के परस्पेक्टिव से,
लेकिन मेरे हिसाब से ये जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बड़ी हॉट डिबेट भी है सिंगल नेशनल करिकुलम की। अब उसके ऑल्दो हम सिंगल नेशनल करिकुलम को प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करेंगे, अपना हमारा अलग से लेक्चर होगा इस चीज पे, लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से एजुकेशन को सेंट्रलाइज करके और उसको यूनिफॉर्म करके किस तरह से चीजें बेहतर की जा सकती हैं। ठीक है, किस तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम अगर इम्प्लीमेंट होता है अक्रॉस द बोर्ड टू इन ऑल प्रोविंसेस, तो वो एक चेंज लाएगा, बजाय इसके कि अच्छा जी फॉर एग्जांपल पंजाब और केपी में वो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन सिंध बलूचिस्तान में जो है वो अपना ही उनका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो इससे और डिस्पैरिटी क्रिएट होगी। तो इस चीज को भी एड्रेस करना जो जरूरी है, जहां हम देखते हैं कि यस, तो हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट क्या होता है? यस, देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म एंड रिव्यू द 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट इज नॉट ऑल परफेक्ट, इसको अभी भी रिव्यू करना जरूर लाजमी है, ताकि सब, इसमें यह है कि गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन सारे स्टेक होल्डर्स आए मिलके बैठे और इसमें डिबेट करें, इसके जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उन पर बात करें और उन चीज़ों को एड्रेस करें, क्योंकि ये सबका म्यूचुअल बेनिफिट है एक तरह से। इसमें कोई शक नहीं है कि 18th अमेंडमेंट हैज बीन अ ब्लेसिंग फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब हम जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आते हैं तो हम ये कहते हैं कि यस, 18 अमेंडमेंट ने बहुत एक जबरदस्त काम किया है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी हिस्ट्री में। लेकिन नेवरदलेस हम ये बात करेंगे कि यस, देर आर इम्पेडिमेंट्स, देर आर रोड ब्लॉक्स, जो कि देर आर इश्यूज जो कि एड्रेस करना जरूरी है। और वो इश्यूज जो है वो इस तरह एड्रेस हो सकते हैं जिस तरह आपके सामने डिस्प्लेड है कि जेन्युइन डेवोल्यूशन ऑफ पावर हम कहें, हम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैं आपको राव अब बताता हूँ, सारे रीडिंग मटेरियल भी आपको बताता हूँ, सारी चीजें अभी मैं आपको सारी दो बल्कि प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास सवाल आता है 18th अमेंडमेंट के ऊपर, तो आप क्या कौन सी, क्योंकि इसके ऊपर बुक्स उस तरह से लिखी हुई नहीं है, ये एक बुक है 18th अमेंडमेंट के ऊपर, थोड़ी सी इसमें बात की गई है काफी। ये आप अपने एग्जाम या पेपर में या सवाल में कोट कर सकते हैं। मेकिंग फेडरेशन वर्क, फेडरलिज्म इन पाकिस्तान आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, ये असमा फैज साहिबा ने लिखी है, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लम्स में। उन्होंने बेसिकली आपको बताता चलूं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पूरी किताब बैठ के पढ़ें, तो मैं आपको इसका बेसिक क्रक्स थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बताता चलूं कि अगर आपने ये किताब को कोट करना है अपने बेसिक एग्जाम में, करें आप। इसमें बात ये की गई है बेसिकली, ये किताब, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स रिटन ऑन द 18th अमेंडमेंट बाय इंटेलेक्चुअल्स। डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स ने इस किताब में लिखा हुआ है और इसमें बेसिकली ये कलेक्शन है अच्छे अच्छे आर्टिकल्स की। तो बेसिकली उसमें डिबेट की गई है कि किस तरह से फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि किस तरह से डुअल एज इन फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, रियल सेंस में फेडरलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, और 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरलिज्म को किस तरह फायदा पहुंचा है। कि पहले तो हम देखते हैं ना कि फेडरलिज्म में डेवोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद किस तरह से डेवोल्यूशन हुई है, तो हम वो बेसिकली इस किताब में वो बात करती हैं। और बेसिकली कलेक्शन ही है वो आर्टिकल्स की। तो मैं ये कहूँगा कि आप बेशक इसका एक दफ़ा गूगल कर लें अगर आप को नहीं और पढ़ना हो इसके बारे में, या बेशक इस किताब को खरीद लें अगर आपका इंटरेस्ट है 18th अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने की का। वरना आप इसको कोट भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि हाँ जी, इस एग्जाम में बात की गई है, इस पे बुक में बात की गई है 18th अमेंडमेंट के टॉपिक के बारे में और फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस के बारे में, विच इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब हम बेसिकली कंक्लूड करेंगे इस अपने लेक्चर को, और मैं इसी के साथ साथ आपको जो मांग रहे थे रीडिंग मटेरियल वगैरह, ये मैं आपको ग्रुप में भेज भी देता हूँ। बेसिकली आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जैसे ये लेक्चर एंड होता है तो आज के दिन आप लोगों ने ये लाजमी ये आपने मार्क कर लें कि आपने ये चीज़ें देखनी है और पढ़नी है। ये अगर आप देख लेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका जो 18th अमेंडमेंट का टॉपिक है, आपको किसी भी तरह से सवाल आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हमारी वीडियो है, ठीक है, ये वेबिनार है 18th अमेंडमेंट का बाय इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स आए हुए हैं, उनकी डिबेट हुई है कि किस तरह से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से 18th अमेंडमेंट की क्या फ्यूचर है, इस तरह की बात हुई है। बेसिकली ये 40-45 मिनट का है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जरूर देखें, बेशक खाने के साथ देख लें या इस तरह से आप कैजुअली इसको देखें, लेकिन आप इसको
अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जस्ट मैं आपको वो कर दूं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी। ठीक है, लेक्चर अटैचमेंट्स नजर आ रही है, मैं आपको पर्सनली भी भेजूंगा वैसे। अच्छा, लेक्चर अटैचमेंट्स नहीं आ रही तो मैं आपको लेक्चर अटैचमेंट की सॉरी शेयर कर दूं। आई थिंक वो स्लाइड्स की ही चल रही हैं। अच्छा, लेक्चर अटैचमेंट्स नजर आई हैं अब आपको? अगर नजर आ रही हैं तो मुझे बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, लेक्चर अटैचमेंट की जो मैं बात कर रहा था आपको, क्या आपने वेबिनार देखना है? बेसिकली जो पहला हमारा वीडियो लिंक है, आपको आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बेसिकली ये हमारा इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक वेबिनार है जिसमें बात डिबेट की गई है इसके अराउंड 18th अमेंडमेंट के अराउंड। ये देखना बहुत ज़रूरी है। 40-45 मिनट्स का तकरीबन ये एक वेबिनार है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वेबिनार है। सेकेंडली, ये उतना ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, तकरीबन 12 मिनट की वीडियो होगी, अमेंडिंग 18th अमेंडमेंट क्वेश्चन मार्क, कि इसमें रिसेंट जो हमारा बात हुई है ना कि अमेंड करना चाहिए, जो मैं आपको जैसे मैंने आपको कहा कि रिव्यू करना चाहिए, तो उसमें बात की गई है। और इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिक ओवरव्यू भी है कि थोड़ी सी, जो अगर आप जिसमें से जिसको शौक है कि 18th अमेंडमेंट के बारे में, वो और थोड़ा पढ़े कि अच्छा 18th अमेंडमेंट था क्या बेसिकली, कि इसमें क्या क्या, व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। तो वो चीजें अगर आपने देखनी है तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। वैसे तो मैं दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। उसके बाद ये रेलेवेंट आर्टिकल मैंने एक अटैच किया है। वैसे अगर आप लोग कहेंगे तो 2-3 और आर्टिकल्स हैं वैसे मेरे पास, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि अभी आप लोग का इनिशियल फेज है तो बहुत ज्यादा बर्डन ना है, लेकिन 2 से 3 आर्टिकल्स अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और आपको सेंड कर दूंगा 18th अमेंडमेंट के बारे में। लेकिन ये जरूर आप देखिएगा, ये भी बेसिकली डिबेटिंग 18th अमेंडमेंट का टॉपिक है कि डिबेट क्या है 18th अमेंडमेंट के बारे में। अच्छा, उसके बाद आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली वो है कि क्रिटिकली एनालाइज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 18th अमेंडमेंट, डिस्क्राइब द पोस्ट 18th अमेंडमेंट गवर्नेंस चैलेंजेस एंड गिव सजेशंस टू एड्रेस देम। ये बिल्कुल वही सवाल है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसी हिसाब से मैंने सवाल बनाया है ताकि आपको आसानी भी हो अटेम्प्ट करने में। और मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी भी कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, ये आप सबमिट करवा सकते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन मुझे, जो भी आपको